हेलो दोस्तों, मैं एक गुरु आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम राज्य व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं और राज्य व्यवस्था के सबसे पहले आज हम कुछ सिद्धांतों को देखेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे भारतीय संविधान में। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके एक एक चैप्टर कवर करते जाएंगे और इस तरह हम राज्य व्यवस्था को क्या कर देंगे, बहुत ही जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे राज्य व्यवस्था है क्या, या राज्य व्यवस्था में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक वर्ड होता है पॉलिस। क्या होता है? पॉलिस। फिर एक वर्ड होता है पॉलिटी। फिर एक होती है पॉलिटिक्स और एक वर्ड होता है पॉलिटिकल साइंस। आज हम पहले इन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि ज्ञान वही जब आपको शब्दों का अर्थ एकदम सटीक पता हो। क्या हो? एकदम सटीक पता हो। तो हम देखते हैं सबसे पहले वर्ड पॉलिस क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, पॉलिस जो है उसका अर्थ लगाया जाता है शहर या राज्य से। किससे लगाया जाता है? शहर या राज्य से। ठीक है दोस्तों, जब भी कहीं कोई जनसंख्या निवास करेगी तो वो क्या होगा, एक भूमि पर निवास करेगी। ठीक है, तो क्या होगा, एक भूमि पर निवास करेगी। भूमि पर निवास करेगा कौन? जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या। होता क्या है दोस्तों कि आज की डेट में जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो ये संभव नहीं है कि किसी क्षेत्र का निर्णय या किसी देश की व्यवस्था को हम जन सहयोग से ले सकें, कोई भी निर्णय। ठीक है, व्यवस्था को हम संचालित कर सकें जन सहभागिता से, ये संभव नहीं है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, क्योंकि आप मानते हैं, आप जानते भी हैं कि अगर ये छोटी सी भूमि है तो यहाँ रहने वालों की संख्या लाखों में है। अब कोई भी कानून अगर बनाना है तो क्या ये संभव है कि उन लाखों में से सबसे पूछा जाए कि क्या ये कानून सही है या नहीं? ठीक है, तो ये चीज संभव नहीं है। तो जनसंख्या क्या करती है कि अपने बीच में से कुछ लोगों को चुनकर भेजती है। क्या करती है? अपने बीच में से कुछ लोगों को चुनकर भेजती है, यानी क्या बनाती है? सरकार। सरकार का क्या काम क्या है? इस सरकार का काम है कि इस राज्य की व्यवस्था को संचालित करना, राज्य के नियम कानून देखना। ठीक है, अब सरकार होती है तो एक बात बताइए दोस्तों कि ये जो सरकार है ये स्वतंत्र भी तो होनी चाहिए। क्या ऐसा है कि हमने सरकार, जनसंख्या ने सरकार चुन ली, सरकार का काम है कि नियम और व्यवस्था बनाए, लेकिन नियम और व्यवस्था बनाने के लिए वो स्वतंत्र ही नहीं है। वो स्वतंत्र ही नहीं है, कोई दूसरा उस पर दबाव बना रहा है, तब वो नियमों को क्या करती है? लागू करती है। ठीक है, तब वो नियमों को क्या करती है? लागू करती है। तो ऐसा संभव नहीं है, फिर वो सरकार किसी काम की नहीं होगी। यानी उस सरकार का संप्रभु होना जरूरी है, अपने निर्णय लेना जरूरी है। अब ये संप्रभु वर्ड क्या होता है, ये आपको मैंने कीवर्ड ऑफ इंडियन पॉलिटी में बहुत अच्छे से बता दिया है कि संप्रभु का मतलब होता क्या है। ठीक है, इन्हीं चार अंगों को राज्य के अभिन्न अंग माना गया है। इन्हीं चार अंगों को, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता को राज्य के चार अभिन्न अंग माना गया है। ठीक है, अगर किसी के पास इन चारों में से कोई भी अंग नहीं है, मतलब वो राज्य का दर्जा, उसे देश का दर्जा, राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये दर्जा पाने के लिए किसी के भी पास इन चार अंगों का होना जरूरी है। ठीक है, ये चार अंग हो गए, वो राज्य बन गया। अब वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि हमें कौन सी व्यवस्था अपनानी है। प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं तो तीन प्रकार की हमको क्या शासन प्रणाली देखने को मिलती है। कैसी? राजतंत्र, प्रजातंत्र और तानाशाही। राजतंत्र, प्रजातंत्र और तानाशाही। तो इन सभी, ये जो होता है, यही होती है क्या? राज्य व्यवस्था। क्या होती है ये? राज्य व्यवस्था। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिटी। कौन कौन सी? प्रजातंत्र और राजतंत्र और क्या? तानाशाही। ठीक है, तानाशाही। अब चाहे हम कोई सी भी व्यवस्था को अपना लें, कोई भी राज्य कोई भी व्यवस्था को अपना लें, जरूरी ये है कि जो वहाँ नेता लोग होंगे, यानी जो सरकार बनेगी, उनके कुछ सिद्धांत होंगे। हर पार्टी क्या होता है? बहुदल का शासन होता है लगभग हर जगह पे। कुछ ही देश हैं जहाँ पे एक दलीय शासन है। तो हर जो राजनीतिक दल होते हैं उनके सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव लड़ने के बाद अगर आपके सिद्धांत जो हैं जनता के अनुरूप हैं, तो जनता आपको सरकार बनाने के लिए विजय दिला देगी। ठीक है, विजय दिलाएगी। तो ये सब का अध्ययन कहाँ होता है? पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि नियम, नीति, ये चीज़ें रहती हैं
जिससे ये व्यवस्था चलाई जा सके। और व्यवस्था किसके लिए है? जनता के लिए। तो जरूरी है कि ये नियम कैसे होंगे? जनता के अनुरूप होंगे। ठीक है, जनता के अनुरूप होंगे। अब मैंने कहा कि 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, राजतंत्र है और प्रजातंत्र है, ठीक है, और आपका तानाशाही। क्या है? तानाशाही। अब हर किसी में कुछ खूबियां होंगी, कुछ कमियां होंगी। हर किसी में कुछ खूबियां होंगी, कुछ कमियां होंगी। उन सभी का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? तो पॉलिटिकल साइंस में किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जहाँ राज्य व्यवस्था के विभिन्न अंगों एवं उसके गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिक्स यानी राजनीति, दोस्तों इसके बारे में गांधी जी का बहुत अच्छा कथन है कि राजनीति ने हमको इस तरह से जकड़ रखा है जैसे एक सांप जकड़ता है, ना हम इससे छूट सकते हैं और ना हम इससे बच सकते हैं। हमें इससे क्या करना है? बस जूझना है। हमको इससे क्या करना है? बस जूझना है। तो ये इस तरह का एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों सवाल ये है कि राज्य व्यवस्था की जरूरत क्या है? राज्य व्यवस्था की क्या जरूरत है, क्यों आवश्यक है? ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया कि ये 3 तरह की क्या थी? व्यवस्थाएं थी। लेकिन अब एक नई व्यवस्था उभरती आ रही है, लोक कल्याणकारी राज्य की। लोक कल्याणकारी राज्य की, जहाँ बहुत सारा मतलब समानता की बात की जाती है, विभिन्न वर्गों में, विभिन्न लोगों में इसकी समानता की बात की जाती है। तब जरूरी पड़ती है राज्य व्यवस्था में कुछ कमियां निकल के आती हैं, उनको दूर करने की। ठीक है, कैसे कैसे? जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है अभी राष्ट्र निर्माण में है, यानी भारत अभी आप जानते हैं कि विकासशील देशों में आता है, अभी उसमें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। तो कई ऐसे मुद्दे आते हैं, कई ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिनमें कुछ न कुछ क्या होती है, दिक्कतें सामने आती हैं। तो उन दिक्कतों के दूर करने के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छी खासी राज्य व्यवस्था। दूसरा, हमारे यहाँ आप देखेंगे तो कहीं आतंकवाद है, कहीं नक्सलवाद है, कहीं अलगाववाद है। तो इन सभी से बचने के लिए भी ज़रूरी है कि एक अच्छी व्यवस्था हो, एक अच्छी व्यवस्था। फिर आप देखेंगे कि कई हित समूह हैं, कई दबाव समूह हैं, ये जो राजनीतिक दल वगैरह बनते हैं या मजदूर संघ बनते हैं, श्रमिक संघ, कई सारे संघ बनते हैं। तो इनके हितों में भी कई बार टकराव आ जाता है, जिसकी वजह से न्याय प्रणाली की ज़रूरत पड़ती है और एक अच्छी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इस तरह से आप कई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि राज्य व्यवस्था की क्यों इतनी आवश्यक है। ठीक है, राज्य के 4 अभिन्न अंग भी मैं बता दिया, राज्य के 4 अभिन्न अंग भी मैं बता दिया। अब हम देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से ये पॉलिटिक्स डेवलप हुई या पॉलिटी डेवलप हुई। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखने से पहले हम कुछ दार्शनिकों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक थे, सुकरात। यूनान देश के एक वैज्ञानिक थे, सुकरात। ठीक है, यूनानी थे। इनका क्या था कि जो राजा थे वो जब भी कोई कार्य करते थे तो ये उसमें कमियां निकालते थे और कमियां निकालने के बाद उसको दूर करने के उपाय बताते थे। ठीक है दोस्तों, तो इनको धीरे धीरे कहा जाने लगा कि ये क्या है? पागल हैं, आए दिन राजा के कार्यों में कमियां निकालते हैं। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत पागल नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं शक्तिशाली, क्योंकि दोस्तों हर किसी के पास जज्बा नहीं होता कि वो अपने से बड़े पदाधिकारी के कार्यों में कमियां निकाल सके या उन कमियों को उजागर कर सके। ठीक है, तो सुकरात एक दार्शनिक हुए जिनका काम था कि राजा जो व्यवस्था चलाते थे अपने राज्य में, उसमें कमियां निकालकर उनको दूर करने के उपाय बताना। इन्हीं के शिष्य हुए एक प्लेटो, इन्हीं के शिष्य हुए एक प्लेटो। उन्होंने क्या किया कि सुकरात की उन सब बातों को लिपिबद्ध कर लिया, यानी एक बुक लिख डाली। इस बुक का नाम है दोस्तों द अकेडमी। क्या नाम है? द अकेडमी। और ये एथेंस में म्यूजियम है, वहाँ पर रखी गई है, आज भी है। ठीक है, तो इन्हीं के शिष्य हुए प्लेटो। प्लेटो ने उनकी सारी बातों को लिख दिया इस पुस्तक में, जिस पुस्तक को अभी भी एथेंस देश में रखा गया है। ठीक है, फिर इन्हीं के एक शिष्य हुए दोस्तों अरस्तु। कौन हुए? अरस्तु। ठीक है दोस्तों, ये मैं ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ, आप मानिए 400-500 BC पूर्व। ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अरस्तु आए। अरस्तु ने क्या किया कि एक पुस्तक लिखी, द पॉलिटिकल साइंस। क्या नाम था उसका पुस्तक का? द पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, द पॉलिटिकल साइंस। और यहीं से इन्हें कहा जाने लगा फादर ऑफ पॉलिटी, फादर ऑफ पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस। ठीक है दोस्तों, यहीं से इन्हें कहा जाने लगा फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि इस पुस्तक में इन्होंने बहुत अच्छे खासे सिद्धांतों का क्या किया था? वर्णन किया था।
बहुत अच्छे खासे सिद्धांतों का वर्णन किया था। इन्हीं के सिद्धांतों को मानते हुए अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी आप इनका हिंदी में नाम जानते होंगे, सिकंदर महान। दोस्तों, इसने लगभग उस समय 326 ईसा पूर्व के समय इन्होंने लगभग 50 से 60% दुनिया में अपना कब्जा कर लिया था। 50 से 60% दुनिया जीत गए थे। ये इनके शिष्य थे अरस्तु के, ठीक है। और ये अरस्तु, जिस तरह से हमारे यहाँ हर चीज़ में गांधी जी का नाम आता है, उसी तरह से ये अरस्तु प्रसिद्ध हैं। आप ये भी जानते होंगे कि जीव विज्ञान के जनक भी हैं यही अरस्तु, और यही अरस्तु पॉलिटिकल साइंस के भी जनक है। आप बहुत जगह देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में गांधी जी का नाम कई जगह आता है, वैसे अरस्तु का नाम आता है, ठीक है। साइंस में अरस्तु का नाम आता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हुआ विकास। भारत में हम बात करें दोस्तों, तो भारत में हमारे यहाँ हुए चाणक्य, जिन्होंने पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, और उस पुस्तक में राजनीतिक सिद्धांत है। क्या है? राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत है। फिर मनु आए, आचार्य मनु आए, ऋषि मनु आए, उन्होंने भी मनु स्मृति लिखी, उसमें भी कई राजनीतिक सिद्धांत हैं, उसमें भी कई राजनीतिक सिद्धांत हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से कई धार्मिक ग्रंथ हैं। जैसे आप शरिया की बात करें मुस्लिमों में, तो शरिया में भी कई तरह से कानून है, या उसमें भी राज्य की व्यवस्था कैसी चलानी चाहिए, इस तरह के सिद्धांतों का वर्णन है, ठीक है दोस्तों। तो धर्म से हट के हम अगर बात करते हैं, तो किस किस तरह से हमारे यहाँ विकास हुआ संविधान का, ये हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कि व्यवस्था किस किस रूप में आई, व्यवस्था किस किस रूप में आई। अभी हम इसके बाद दोस्तों देखेंगे, क्या देखने वाले हैं कि जो क्रांतियाँ हुई विश्व में, जो क्रांतियाँ हुई, चाहे अमेरिका की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, या ब्रिटेन की क्रांति हो, इन सभी क्रांतियों के बारे में भी पढ़ेंगे। इन क्रांतियों से राज्य व्यवस्था में क्या प्रभाव आया, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद पहले अभी हम 3-4 क्लास में समझेंगे राज्य व्यवस्था को व्यापक रूप से हम राज्य व्यवस्था को समझेंगे। इसके बाद हम आएंगे कहाँ? इंडियन पॉलिटी में। तो जिस तरह दोस्तों मैंने अभी बताया कि राज्य के 3 अंग हैं, उसी तरह से शासन के भी 3 अंग होते हैं। किसके? शासन के भी 3 अंग होते हैं। राज्य व्यवस्था तो आपने अपना ली, अब राज्य व्यवस्था जब अपना लिया, आपने समझ गए कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र होगा या तानाशाही होगी, या कैसी कोई भी चीज़ आपने अपना ली, उसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए शासन होगा। उस शासन के 3 अंग होते हैं दोस्तों। विधायिका, क्या होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं दोस्तों किसी भी देश के शासन व्यवस्था में, विधायिका का काम है विधि का निर्माण करना। विधायिका का क्या काम है? विधि का निर्माण करना, ठीक है। कार्यपालिका का काम है बनी हुई विधि को लागू करना, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ किसका काम है? कार्यपालिका का। न्यायपालिका का काम क्या है? विधि की जांच करना, और दूसरा क्या देखना कि किसी ने इस विधि का उल्लंघन तो नहीं किया, उल्लंघन किया है तो उसको सजा देना, इसका काम है न्यायपालिका का। तो अगर किसी भी देश में ये तीनों ही चीज़ें संवैधानिक रूप से सुदृढ़ है, मतलब उस देश की शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, अब न्यायपालिका में दोस्तों जरूरी नहीं कि सिर्फ कोर्ट ही आए, यहाँ पे CBI, ED ये सब भी आती हैं, क्योंकि इनका काम है जांच करना उसकी विधि की लागू हुई सही से या नहीं, विधि का कोई दुरुपयोग तो नहीं किया। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही न्यायपालिका क्या करती है? फैसला सुनाती है। तो पुलिस से लेकर कोर्ट तक ये सब किसके अंग है? न्यायपालिका के अंग है। किसके अंग है? न्यायपालिका के अंग है। तो आप जैसे आप बात करेंगे CAG की, कैग की, आप बात करेंगे CBI की, आप बात करेंगे ED की, या इसी तरह से जितनी संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी सूचना वाली जो है केंद्रीय सूचना ब्यूरो, तो अगर दोस्तों इनकी स्थिति संवैधानिक रूप से अच्छी है किसी देश में, मतलब वहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी चल रही है, आप इनकी स्थिति को देखकर बता सकते हैं कि किस देश की व्यवस्था कैसी होगी, ठीक है। तो शासन के ये 3 अंग होते हैं। अब देखिए दोस्तों, विधि निर्माण में
पहले तो धार्मिक ग्रंथों को महत्व दिया जाता था, जैसे मैंने अभी आपको बताया मनुस्मृति के बारे में, शरिया के बारे में। तो इस तरह से क्या होता था, धार्मिक ग्रंथों को महत्व दिया जाता था। आज के आधुनिक युग में विधि का निर्माण होता है और वो जनता के अनुरूप होता है, और इसको करने के लिए विधायिका के दो अंग होते हैं, एक ऊपरी सदन, लगभग हर कंट्री में यही होता है, ऊपरी सदन, निचला सदन। इनके अन्य अन्य नाम होते हैं, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है और लोकसभा है। हमारे यहाँ राज्यसभा है और लोकसभा है। ब्रिटेन की बात करें तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स है। अमेरिका की बात करें तो सीनेट है, कांग्रेस है। इस तरह से क्या है, हर जगह क्या है दोस्तों, ऊपरी सदन और निचला सदन है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, विधि का निर्माण करते हैं। विधि का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। विधि को लागू करने के लिए भी दोस्तों स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका होती है। राजनीतिक कार्यपालिका यानी जिसको कुछ समय के लिए चुनकर भेजा जाता है, कुछ समय बाद वो हट जाते हैं। और स्थायी कार्यपालिका में जो आपके ये कलेक्टर आते हैं, मुख्य सचिव आते हैं, ये सब किस में आते हैं, स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। उनका भी काम क्या है, विधि का लागू करना, विधि को लागू कराना। ठीक है, ये क्या करते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका को निर्देश देती है और स्थायी कार्यपालिका फिर उसको क्या कराती है, इन्फोर्समेंट कराती है। ठीक है, तो राजनीतिक कार्यपालिका की मैं बात करूं तो वहां एक होता है अध्यक्षीय पद्धति। कैसी होती है, अध्यक्षीय पद्धति, जो कि कहाँ पाई जाती है दोस्तों, अमेरिका जैसे देशों में। कहाँ पाई जाती है, अमेरिका जैसे देशों में। वहाँ राष्ट्रपति के पास ही सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्यपालिका शक्ति होती है। ठीक है, फिर होती है एक संसदीय पद्धति। संसदीय पद्धति जो कि दोस्तों क्या है, जो कि हमारे यहाँ है और ब्रिटेन में है, हमारे यहाँ है और ब्रिटेन में है। ठीक है, संसदीय पद्धति। फिर होता है एक द्विदलीय पद्धति। ठीक है, द्विदलीय पद्धति, ये कैसा होता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। शक्तियों का क्या कर दिया जाता है, विभाजन। जैसे फ्रांस में है कि कुछ शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं, कुछ शक्तियाँ किसके पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास होती हैं। ठीक है, फिर एक होता है बहुदलीय। बहुदलीय, यहाँ राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, पद्धति की बात कर रहा हूँ। बहुपद्धति, द्विपद्धति। बहुदल पद्धति में क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर मैं उदाहरण दूँ स्विट्जरलैंड का, तो वहाँ की कार्यपालिका में 7 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं, 7 लोग होते हैं। 6+1, 6 सदस्य होते हैं, एक क्या होते हैं, अध्यक्ष। और इन सभी की शक्तियाँ इक्वल है, चाहे वो अध्यक्ष ही क्यों ना हो, सबकी शक्तियाँ क्या हैं, इक्वल है। जितना हक सदस्य को है उतना ही हक अध्यक्ष को है। और फिर इन्हीं 7 लोगों में प्रति वर्ष क्या होता है, अध्यक्ष का पद हस्तांतरित होता रहता है, चक्र की तरह। आज ये अध्यक्ष तो 1 साल बाद दूसरा अध्यक्ष। सभी की शक्तियाँ क्या हैं, समान है, सभी को अधिकार है फैसले लेने का। ठीक है दोस्तों, तो ये थे शासन के अंग। न्यायपालिका की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। कैसी न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए अलग और केंद्र के लिए जो न्यायपालिका। देखिए, आप जानते हैं कि राज्यों में हाई कोर्ट होता है, लेकिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के अधीक्षण करने का अधिकार है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है क्या, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अंदर है जिला कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो हाई कोर्ट को बोलकर किसी भी जिला कोर्ट का अधीक्षण निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ कैसी न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है दोस्तों, और हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है। और क्या होता है दोस्तों कि जब संघीय जो राज्य होते हैं, वहाँ की न्यायपालिका की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। संघीय न्यायपालिका की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। संघीय न्यायपालिका को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी विधि को शून्य घोषित कर दे या किसी भी विधि को हटा दे अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं है। लेकिन अगर आप बात करेंगे जैसे ब्रिटेन की, तो वहाँ इतनी शक्तियाँ नहीं होती हैं न्यायपालिका के पास कि वो संसद के बनाए गए कानूनों को हटा सके। ठीक है, जबकि जितने भी संघीय राज्य, चाहे अमेरिका की बात करें आप, चाहे कनाडा की बात करें, चाहे हमारे भारत देश की बात करें, यहाँ पे जो न्यायपालिका है उसको पूर्ण अधिकार है कि वो किसी भी विधि को शून्य घोषित कर दे और या उसके कुछ भाग को हटा दे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देखा राज्य के अभिन्न अंग और शासन के अभिन्न अंग। अगली वीडियो में हम कुछ और सिद्धांतों को देखेंगे, जैसे संविधानवाद और कई भी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम 2-3 वीडियो के बाद आएंगे हम इंडियन पॉलिटी में। तो होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।